वॉइस क्लियर है दोस्तों? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और मैं आपका गाइड ओजांग और ब्रेकफास्ट स्टडी विद ओजांग सर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि अब हम एक नए चरण में जाकर पढ़ाई करेंगे। मेरे पास कल बड़ी संख्या में कोई एक क्वेश्चन आया कि सर अगर हम बिगिनर हैं या अपनी तैयारी को रीफ्रेम करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे जो है रिफ्रेम कर सकते हैं, कैसे जो है वो सही डायरेक्शन में लेकर जा सकते हैं। बड़ा लक्ष्य है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आप लोगों का। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें डायमेंशन भी हमारे सामने आ जाता है और वो डायमेंशन होता है कि अगर हम किसी बड़े एग्जाम के लिए जा रहे हैं जिसमें बहुत लंबा समय लगना है, जिसमें बड़ी एनर्जी, बहुत ही रिसोर्सेज का जो है यूटिलाइजेशन होना है, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है वो कैसे अपने आप को जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम अपने टारगेट को समझ सकते हैं। आज की मेरी क्लास इसके बारे में है और मैं उम्मीद करूंगा कि इससे दो चीजें हैं। वो जो बिगिनिंग करने जा रहे हैं, जो अभी शुरुआत करने जा रहे हैं, उनको काफी सही तरीका मिलेगा कि हमें फर्स्ट स्टेप कैसे रखना है। दूसरा, वो जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको अभी 6 महीने साल भर हो रहा है, वो भी अपने आप को चेक कर सकते हैं कि मुझसे कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, मुझे मेरे जो है वो तैयारी में कहीं कोई ऐसा एक स्टेप तो नहीं उठ रहा है जो मुझे जो है वो डिविएट कर रहा है या मुझे डाइवर्ट कर रहा है। या अगर उनके दिमाग में कई प्रश्न आते हैं कि मैं अपने आप को एंथुसियास्टिक क्यों नहीं कर पाता, मैं मोटिवेटेड क्यों नहीं रहता हूं अपने लक्ष्य के प्रति, या मुझे चीजें याद क्यों नहीं रहती हैं, या जो है मेरे दिमाग में अक्सर जो है वो ढेर सारी चीजें क्यों घूमती हैं, ये पढ़ूं पहले या वो पढ़ूं, पहले आंसर राइटिंग करूं या पहले जो है वो चीजों को पढ़ूं, पहले एनसीईआरटी पढ़ूं या पहले स्टैंडर्ड बुक पढ़ूं। तो आपके दिमाग में ऐसे बहुत से प्रश्न हमेशा बने रहते होंगे। तो निश्चित रूप से कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत लंबी दूरी तय कर रहे होते हैं तो हमें अपने आप को बार बार चेक करते रहना पड़ता है कि हमारा डायरेक्शन सही है कि नहीं सही है। ठीक है, तो हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम डिविएट तो नहीं हो रहे हैं, हम अपने मार्ग से हट तो नहीं रहे हैं। तो आज की मेरी क्लास बेसिकली जो है वो इस बारे में है कि आप कैसे जो है वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे अपने आप को मॉडिफाई कर सकते हो कि आप जो है वो कैसे इनपुट अपना देते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। लेट्स मूव ऑन, आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलो तो आज हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक सिविल सर्विसेज इन फर्स्ट अटेम्प्ट। जैसा कि हेडिंग भी थी हमारी कि हमें इस पर बात करना है कि हम पहले प्रयास में यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं। जिन लोगों ने क्रैक किया वो कहीं दूसरे ग्रह से नहीं आए हुए थे, दूसरे गोला के भी नहीं थे, वो यहीं के थे। बस अब सवाल है कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही। इस बीच आप लोगों ने तमाम यूट्यूब पे जो है टॉपर्स के वीडियो देखे होंगे, उसमें चाहे वो जो है जुनैद का वीडियो हो या तमाम लोगों का, उन्होंने एक बात कही कि हमसे स्टार्टिंग में कुछ गलतियां हुई जिसकी वजह से मुझे 3 या 4 अटेम्प्ट लगे। यानी वो मानते हैं कि आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते थे अगर उनको शुरुआती दौर में ही वो फंडामेंटल मिल चुके होते। तो उन सब लोगों से बात करके मैं जब लबासना गया तो वहां पे कम से कम मैं 20 ऑफिसर से, आईएएस ऑफिसर से मिला जो अभी ट्रेनिंग वहां जिनकी चल रही थी। उनसे मैंने बात किया, उनकी बातों को मैंने डायरी में नोट डाउन किया, उनसे क्या बेसिक गलतियां रही, किसने अच्छा किया, किसने बुरा किया, कौन अपनी जो है सक्सेस से सेटिस्फाइड है। तो ये सब चीजों के बारे में मैंने जो है बहुत विस्तार से उनसे बात किया और उसके आधार पर मैंने एक प्रेजेंटेशन प्रिपेयर किया कि मेरे अपने स्टूडेंट्स अगर जो बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, अच्छे से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो वो किन स्टेप को कब कब फॉलो कर सकते हैं और कैसे खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को इंस्पायर करके रख सकते हैं कि उनको इस पूरी लंबी यात्रा में कभी थकान ना हो। चले दोस्तों शुरू करें। अच्छा लगेगा अगर आप इन स्टेप्स को बड़े ध्यान से लिखें और इस पर मुझसे चर्चा करें, क्योंकि हर स्टेप में एक बड़ी गहराई है। हर स्टेप किसी किताब से लिए गई जो है वो थॉट्स नहीं है। ये मैंने जो है वो जब कई संख्या में जब ऑफिसर से बात की, वो जिन्होंने कई अटेम्प्ट खराब किए, वो जिन्होंने पहले अटेम्प्ट में कर लिया, ठीक है, वो जो बहुत मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़े, वो जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, उन सभी से मेरा बात करने के बाद जो आपकी जिंदगी की जो कॉमन समस्याएं हैं उनको लेते हुए मैंने इस सेमिनार को प्रिपेयर किया है जो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। चलिए देखते हैं कि आज मैं उसके कितने हिस्सों को पूरा करता हूं। बेसिकली जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं, जब हम कोई मकान बनाते हैं, तो मकान में सबसे पहले क्या चीज करते हैं। आपने कई बार मकान बनते हुए देखा होगा, आपका अपना घर का बना होगा, तो सबसे पहले हम डिजाइन तैयार करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हमारे पास जमीन पड़ी है, हम भूमि पूजन किया और भाई लग जाओ मजदूर, जहां जहां खोद पाओ वहां वहां खोद लो, जहां जहां दीवार डाल सको वहां दीवार डाल दो और थोड़े समय बाद कुछ एक बहुत ही विचित्र सी चीज तैयार हो। ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है। तो जब हम कोई मकान बनाने जाते हैं, आपके माता पिता हो सकता है उन्होंने कभी आईएएस की तैयारी ना की हो, या आपने कभी जो है वो देखा होगा हमारे आसपास के लोगों में कभी आईएएस की प्रिपरेशन नहीं की है, लेकिन जब आप उनका बिहेवियर देखते हो, आप उनके बारे में जो जानते हो, तो आप एक नोटिस करते हो कि सबसे पहले उनको पता हो मकान का नक्शा कहां है। नक्शा, ये वर्ड जो है मैप, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। क्या है इसका मतलब? है कि जो मुझे पाना है उसका मेरा फ्रेम
वर्क कहाँ है, मेरा जो है वो कहां पर कमरे होंगे, पहले क्या डिस्कशन होता है, कहां ड्राइंग रूम होगा, कहां किचन होगा। ये ऐसे होता है कि चल यार कमरा बनाना शुरू करते हैं, जहां बचेगा वहां टॉयलेट डाल देंगे, जहां बचेगा वहां पे जो है किचन डाल देंगे। ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है, कोई नहीं करता है। तो हम जब अपनी तैयारी को करने जा रहे हैं और हम अपने पूरे जीवन की जो है वो निर्माण कर रहे हैं, पूरे जीवन का जो हम डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, तो हम इतना हैपहजार्डली क्यों करते हैं? साहब मुझसे बच्चा पूछते हैं सर आईएएस की तैयारी करनी है, आईएएस की तैयारी करनी है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आईएएस की तैयारी करनी है, बट तुम्हारा लेआउट कहां है, तुम्हारा प्लान कहां है, तुम्हारा ड्राइंग रूम कहां होगा, तुम्हारा जो है वो बेडरूम कहां होगा, तुम्हारा पूजा घर कहां होगा, तुम्हारा जो है किचन कहां होगा? यानी कि तुम किस स्तर पर अपनी जो है वो बिगिनिंग करोगे, कब एनसीईआरटी की तरफ जाओगे, कब स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, कब एसे राइटिंग करोगे, कब जो है वो तुम्हारा आंसर राइटिंग में कमांड होगा, कब अपना व्यक्तित्व परीक्षण कर पाओगे, ये सारी चीजें तुम्हारा पहले दिन ही फ्रेम आउट हो जाना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप अंदाजा लगा के देखो कि अगर किसी मकान का नक्शा नहीं है और वो व्यक्ति अपना मकान बनाने जा रहा है तो उसके मकान की क्या दुर्दशा होगी, क्या चीजें होंगी, इसके बारे में आप अंदाजा लगा सकते हो। और हमारे कई स्टूडेंट का जो करियर तबाह हो जाता है, जो वो बहुत लंबे समय बाद बर्बाद हो जाते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वो आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन आईएएस बनने के पीछे जो फ्रेमवर्क है वो पूरी तरह से मिसिंग है, पूरी तरह से गायब है। उनको नहीं पता कि मेरे मकान में कौन सी चीज कहां होगी। सो जब आप अपने छोटे से सेगमेंट के बारे में जब इतना कुछ सोचते हो मकान बनाते समय, इसमें तो आपका पूरा जीवन जो है वो समर्पित होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट, हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, एथिक्स में भी ये बात लिखी हुई है कि जब भी हम किसी चीज की शुरुआत करें तो राइट एटीट्यूड और राइट टेम्परामेंट से हमारी शुरुआत होनी चाहिए। जी हाँ, इट इज नॉट अबाउट एनसीईआरटी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी आज सबके पास है, मुखर्जी नगर में आ जाओ, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके पास नई और पुरानी एनसीईआरटी तुम्हें ना मिल जाए, भले चाहे वो सर के नीचे रख के सोए या कहीं पे जो डाल दे, उसके कमरे में ये मिलनी है कुछ चीजें, ठीक है। उसके पास हिंदू आना ही आना है, उसके पास जागरण आना ही आना, उसके बाद भी वो प्री नहीं निकाल पाता। उसका कारण क्या है? किताब तो है लेकिन किताब का इस्तेमाल कैसे करना है ये वो उसके पास जानकारी नहीं है। तो मैं आपसे आज बात करने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप, मतलब बिगिनर से, या जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपने आप को रिफ्रेम कर सकते हैं, अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं। करेक्शन हमारा सबसे बड़ा गुण होता है, तो हम उसके बारे में आज बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले चीज होता है राइट एटीट्यूड, क्योंकि स्ट्रेटजी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट इसी से शुरू होती है। मैं क्या चाहता हूं, ठीक है, आज हम बात करते हैं सबसे पहले अपनी इस कहानी की। अगर आप लिखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा डर क्यों कहता हूं? क्योंकि ये एग्जाम ऐसा है जिसमें लगभग 1300 में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। 1300 में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है जब हम यूपीएससी की तरफ जाते हैं। ये देश का सबसे बड़ा ड्रीम है, आज भी ये देश की सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। अगर किसी का बच्चा आईएएस आईपीएस बन जाता है तो आपने खुद देखा होगा उसका क्या सम्मान होता है। आप उसको किस नजर से देखते हैं? जब मुझे याद है कोविड-19 से जस्ट पहले जब हमारे यहां सेमिनार हुआ और अतहर आमिर जब आए, तो आप अंदाजा करेंगे कि हमने बत्रा सिनेमा हॉल बुक करके रखा था और बत्रा सिनेमा के मालिक ने कहा था कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा आपके पास जो है क्राउड आया था। मुझे बहुत अच्छे, आप में से हो सकता है कोई इसमें आया भी हो। और आप आश्चर्य करेंगे, हमने 11 सिक्योरिटी गार्ड बाउंसर्स जो है रखे थे ताकि अतहर आमिर की सुरक्षा जो है सुनिश्चित की जा सके। और उसके बावजूद भी इस भीड़ ने सिर्फ उनको देखने के लिए, उनको, मतलब मुझे याद है कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम उनको पास से जाकर देखना चाहते हैं, हम इनको वीडियो पे देखना, वो रोने लगे बच्चे कि हमें सर उनके साथ खड़े होना है, उनके साथ फोटो खिंचाना है। मैं बाद में सोचने लगा कि वो भी तो हमारी आपकी तरह एक इंसान है। आज से कुछ साल पहले वो एक कश्मीरी युवक को कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। बट नाउ डेज ही और शी कैन बी अ सेलिब्रिटी। कोई भी जो है वो सेलिब्रिटी हो सकता है, बशर्ते आपको ये बात पता हो कि मुझे पाना क्या है। बहुत महत्वपूर्ण है। लोग उनकी फोटो लगाते हैं, उनके जो है वो इंस्टाग्राम को लाइक करते हैं, उनके फोटोज को लाइक करते हैं। बहुत से लोग हैं, ये कोई भी हो सकता है, चाहे वो हम जो है टीना डाबी, अतहर आमिर, ये तमाम और भी जो टॉपर्स निकल कर आते हैं, उन सबकी मैं बात कर रहा हूं। आपने देखा होगा उनकी जो पोजीशन होती है सडनली जो है सोसाइटी में चेंज हो जाती है, उनके प्रति नजरिया चेंज हो जाता है। आप किसी से जाके गलती से कह दो कि मैं आईएएस हूं, तो आप देखिए कि बड़ा जो है ताकतवर व्यक्ति भी है, नेता भी, अधिकारी भी, तो वो भी उसका अचानक से एटीट्यूड क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं। सबसे पहले मेरा टॉपिक ही बड़ा वियर्ड है, मैं उसके बारे में बात करूंगा कि जब 1300 में एक बच्चे का सिलेक्शन होता है तो 1299 क्या कर रहे होते हैं? क्या उनमें कोई बहुत बड़ी कमी होती है? क्या वो जो है उन्होंने पढ़ाई नहीं की होती? क्या उनकी एनसीईआरटी की बुक्स गलत प्रिंट हुई होती हैं, या उनकी किताबें कोई आके फाड़ जाता है, उनके नोट्स को पानी में गला देता है? क्या ऐसा उनके साथ होता है? तो सबसे पहले जो मैं आज बात करने जा रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। कहता हूं मेरी एक आदत है मेरे जीवन की, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रिपेयर फॉर द, जैसे कहते हैं रेडी फॉर, जो प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, हम हमेशा अपने बेस्ट के लिए प्रिपेयर करो बट रेडी फॉर द वर्स्ट। ये मेरा अपना फंडामेंटल है। मैं जब भी किसी से बात करता हूं तो मैं सबसे पहले उसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करता हूं, ठीक है, कि भाई नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो मेरा ये हमेशा जो फंडामेंटल रहा है कि प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, सबसे बेस्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो, बट रेडी फॉर द बेस्ट, क्योंकि हर चीज हमारे कमांड में नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं यही आऊंगा कि हम फेल क्यों कर जाते हैं। अगर मुझे यह पता चल गया तो मैं अगर उसको अपनी जिंदगी से हटा दूंगा तो बचा हुआ हिस्सा मेरी जीत होगी। फेल क्यों कर जाते हैं? सबसे बड़ी बात है
और वो है सबसे महत्वपूर्ण, ध्यान से अपने आज डायरी लिख के मुझे शेयर करना कि अपने जो सपने हैं उसमें विश्वास में जो कमी होती है। ड्रीम्स, मैं आईएएस बनना चाहता हूं और मैं आईएएस हूं, इसके बीच में जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का अंतर होता है। मैं आईएएस हूं, मैं वो फील कर रहा हूं, मैं अपना व्यक्तित्व उसी हिसाब से लेकर चल रहा हूं, मेरे बोलने का तरीका, मेरे पढ़ने का तरीका, बात करने का, क्लास में प्रश्न पूछने का तरीका, ये सब कुछ बताता है कि मेरे विश्वास कितने ज्यादा हैं। जब आपसे लोग कह रहे हैं कि जब आप मेरे से व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज पूछते हो, सर वो पापा कह रहे थे कि आईएएस नहीं बन पाओगे, मेरी उम्र इतनी हो गई है, ये प्रश्न मेरे पास बहुत आते हैं, हजारों की संख्या मेरे पास व्हाट्सएप आता रहता है। तो सर ये मेरे से वो पापा कह रहे थे कोई छोटा मोटा इम्तिहान दे लो या जो है वो कुछ और देख लो, कुछ सर मुझे इसके साथ साथ कुछ और भी कर देना चाहिए, सर मैं नौकरी करता हूं, मैं आईएएस बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा। ये आप मुझसे नहीं कह रहे हो, मुझे समझ में आती है, मुझसे नहीं कह रहे हो, ये तुम खुद को समझा रहे हो। बहुत ध्यान से मेरी बात को समझना, ये खुद को समझा रहे हो, क्योंकि विश्वास और अविश्वास ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते कि थोड़ा थोड़ा विश्वास, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं होती है। या तो किसी चीज में पूरा जो है ट्रस्ट होता है, पूरा फेथ होता है, या नहीं होता है। ठीक है, आंशिक रूप से इनका कोई जगह नहीं कि मैं सर थोड़ा विश्वास करता हूं कि मैं आईएएस बन सकता हूं, कोई चीज नहीं है। या तो मैं विश्वास करता हूं कि मैं आईएएस बन सकता हूं, या तो मैं विश्वास नहीं करता हूं। देयर इज नो सच थिंग थोड़ा आंशिक या जो है पार्शियल नहीं होता है। तो आज से एक बात ध्यान रखना कि अगर तुमने जिस दिन अपने इस जो कॉन्सेप्ट को परसीव कर लिया, इसको जो है वो आपने समझ लिया कि भाई मेरा सपना है, मुझे आईएएस बनना है, तो उस दिन ये समझना तुम्हारा ही सपना है और इसके लिए तुम हर कीमत तैयार जो है दे सकते हो। एक्चुअली किसी सपने को धारण करना, ठीक है, वो एक उसी तरह जैसे एक माता अपने गर्भ में अपने बच्चे को रखती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप कभी किसी माता से कहो जो अपने बच्चे को प्यार करती थी, किस परिस्थिति में अपने इस बच्चे का त्याग कर दोगे? कहेगी किसी परिस्थिति में नहीं, जब तक जीवित हूं, अगर वो माता है, अगर वो जीवित हूं तो तब मैं इस बच्चे की रक्षा करूंगी, किसी भी तरीके से, मुझे लाख कष्ट हो जाए, मुझे इस बच्चे को जीवित रखना है। तो वो हर कार्य वही सही करती है कि ताकि उसके बच्चे को कभी कोई नुकसान ना हो, उसका बच्चा स्वस्थ हो और वो अच्छी जिंदगी जी सके। यानी माता का जीवन जो है अपने बच्चे के लिए समर्पित हो जाता है। ऐसा ही कुछ यूपीएससी का जो सपना देखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वो बिल्कुल उसी तरह से आपने एक सपना कंसीव किया है, आपने उसको जो है वो अपने दिलो दिमाग में आपने उसको धारण कर लिया है। अब चाहे दुनिया की कोई ताकत क्यों ना आ जाए, एक बार तो मुझे इसके लिए फाइट करना ही करना है, फाइट करना ही करना है, चाहे जो हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, मेरा सगा संबंधी, ब्लड रिलेशनशिप, संसार की सारी परिस्थितियां मुझसे कह रहे हैं कि भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर मैंने सोचा है, मेरे अंदर कुछ ताकत है, तो मुझे ये करना ही चाहिए, चाहे संसार की कोई भी ताकत मेरे सामने आकर क्यों ना खड़ी हो जाए। दूसरा, जब आप अपने आप से एक प्रश्न पूछते हैं, मैं हमेशा कहता हूं और कई सालों से ये कहता चला रहा हूं, मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल थिंग। मैं यकीन मानिए आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न में क्या दम है, इसमें कौन सी, या आप अखबार पढ़ना बताइए, फलाना बताइए। अरे आज की डेट में इतना जो है जानकारी यूट्यूब पे पड़ी है, लोग सुबह सुबह उठ के अखबार पढ़ा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो? मेरा प्रश्न यही है। इतने चैनल्स हैं अखबार पढ़ाने, एडिटोरियल, फलाना ढिकाना, क्या क्या नहीं है आज की डेट में। इतनी एबंडेंट इंफॉर्मेशन है कि तुम खाली क्लिक करो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, उसके बाद भी पढ़ क्यों नहीं पा रहे हो? उसके बाद भी शाम को परेशान क्यों रहते हो कि यार आज मैंने था तो सब कुछ, अखबार भी आया था, वीडियो भी था, किताब भी थी, मैं पढ़ा क्यों नहीं? मैंने आज का दिन बर्बाद क्यों कर दिया? मैं वो वेब सीरीज क्यों देखने लगा? मैं दोस्त के साथ कहीं चला क्यों गया? ये प्रश्न हमेशा आपको काटता होगा कि मैंने सोचा था 8 घंटे पढ़ूंगा तो मैं 2 घंटे में ही क्यों थक गया। ये प्रश्न परेशान जरूर करता होगा, आज पक्का करता होगा, आपको कहीं ना कहीं कचोटता जरूर होगा। जो नहीं, जिनको कचोट रहा वो ये देख ही नहीं रहे हैं, ये वीडियो उनको जरूरत ही नहीं, वो पढ़ रहे हैं अपना बैठ के, क्योंकि वो तो अभ्यस्त हो चुके हैं, उनको तो पता है कि वो तो योगी की तरह है, वो तो जो है वो अब धुनी रमा चुके हैं अपनी, वो तो तभी उठेंगे जब जो है वो लबासना का रास्ता उनके लिए खुल जाएगा। बट सबसे बड़ा उसका कारण है कि आपको ये पता ही नहीं है कि मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं। अपने कारण को ढूंढो, उस वास्तविक कारण को ढूंढो जो तुम्हारे सपनों की जो है नींव को बहुत मजबूत कर सके। सपनों का पत्थर रखना बड़ा आसान है, जैसे हमारे नेता शिलान्यास करते हैं, लेकिन उस प्रोजेक्ट को पूरा करना बड़ा मुश्किल है कि उस पत्थर को सीमेंट लगा के जो है वो क्या कर सको, उसको जो है जड़वत कर सको, रोक सको उसको कि भाई अब हिलेगा नहीं, चाहे दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए। राइट, और जो लाइन मैंने अगली लिखी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यू आर इंटरेस्टेड इन यूपीएससी बट नॉट कमिटेड इन यूपीएससी। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बहुत ही जबरदस्त ये लाइन है। इंटरेस्टेड हो, मैंने ये अपने व्यवहार में देखा है। सर मेरे पास बच्चे बच्चियां आते हैं बहुत से, मतलब मैं तो सबसे साक्षात्कार करता रहता हूं, मिलता रहता हूं, मेरा एक शौक है। सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं। हाँ बहुत अच्छी बात। सर मैं आईएएस बनना चाहती हूं। सर मेरा एक ही सपना है, सर मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है। ठीक है, आप आए जनवरी में, आपने ये बात बहुत जोर से कही, सर मुझे कुछ भी बताइए, मुझे क्या करना होगा। ठीक है, मार्च आते आते, हाँ बेटा कहां थे आप, क्लास में नहीं आए? वो सर कुछ काम पड़ गया था जरूरी, तो हम जो है क्लास नहीं आ पाए।
ठीक है, अप्रैल आते आते बेटा आपने होमवर्क नहीं किया, अरे वो सर वो थोड़ा सा तबीयत खराब हो गई थी, कहीं जाना पड़ गया तो इसलिए होमवर्क नहीं किया सर, अगली बार से अच्छा करेंगे। फिर जो है वो मई आ गया, बेटा आप लगातार क्लास में भी नहीं आ रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस डाउट है, आपने टेस्ट नहीं दिया, वो सर मुझे लग रहा है कि मेरा वो प्रिपरेशन सर वो उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए अगली बार हम प्रिपेयर करके टेस्ट देंगे। क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप जब जनवरी में आए तो आपने कसमें खाई थी कि सर आईएएस टॉप करेंगे, मेरा सपना है, मेरे बचपन का सपना है, और मार्च आते आते, अप्रैल आते आते, मई आते आते आपकी एनर्जी खत्म। और देखना ये बहुत बड़ी अखंड सच्चाई है। फिर अचानक से आपको काम आ जाते हैं, आप टेस्ट प्रिपेयर नहीं कर पाते हो, आपके नोट्स नहीं बन पाते हैं, कुछ नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ यू वाज इंटरेस्टेड। आप बहुत इंटरेस्टेड थे, ठीक है, बहुत इंटरेस्टेड थे कि आईएएस मुझे करना है, लेकिन कमिटेड नहीं थे। और जब किसी रिश्ते में कमिटमेंट नहीं होती है ना, वो रिश्ता टूट जाता है। ठीक है भाई, कोई बहुत अच्छा सुंदर व्यक्ति दिखा, ठीक है, चाहे लड़का या लड़की, भाई बहुत बहुत खूबसूरत है, हम आगे चल के जाएं, लेकिन पता चला उसके प्रति तुम्हारे कमिटमेंट ही नहीं है, तो वो रिलेशनशिप आगे थोड़ी न जाएगी। तो यूपीएससी में तो तुम्हारा एक रिश्ता है, जीवन भर का रिश्ता है, ये पति पत्नी से भी ज्यादा गहरा रिश्ता है। तो इसके लिए तो तुम्हें कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी कि हाँ मैं तुम्हारे लिए समर्पित हूं। तो जब समर्पण होगा तभी तो रिश्तों का जो होगा, जो लोग भी किसी रिलेशनशिप में होंगे जो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानते होंगे कि बिना कमिटमेंट के तो कोई रिश्ता चल ही नहीं सकता। किसी रिश्ते में अगर तुम बेईमानी करोगे, बेवफाई करोगे, तो वो रिश्ता चलेगा। तो भाई तुम यूपीएससी के साथ तुम्हारा जीवन भर का रिश्ता है, मतलब अंतिम मरते समय तक भी तुम्हारा पोस्ट तुम्हारे साथ रहेगा। ये साहब भूतपूर्व आईएएस या भूतपूर्व आईपीएस थे, तो जो मरते समय जो है तुम्हारे तक रहेगा, तुम्हारे अंतिम समय तक चलेगा, तुम्हारे बाद भी चलेगा। ठीक है, तुम्हारे बच्चे उसका जो इस्तेमाल करेंगे, भूतपूर्व आईएएस का मैं पुत्र हूं या पुत्री हूं। तो भाई ये जीवन भर का, जीवन के बाद का भी एक रिश्ता है, तो तुम इसके प्रति कमिटमेंट ही नहीं शो कर रहे हो। ये सबसे बड़ी चीज है, आपको ये जज करना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है वो आपको फेलियर का सबसे बड़ा रीजन। और मैं ऐसा कम से कम सैकड़ों की संख्या में हर साल बच्चों से मिलता हूं, बात करता हूं और उनका रिकॉर्ड रखता हूं, और मैं देखता हूं वो कैसे जो है मूवमेंट कर रहे हैं। राइट, दूसरा सबसे बड़ी चीज है जो तो हमारे समाज है, हमारा जो सोसाइटी है वो बहुत एक ऑप्रेसिव सोसाइटी है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर दबाव डालता है, आपके सपनों को ये हमेशा काट के फेंक देता है। और इसके लिए मैंने कल्चर की क्लास में बहुत कुछ डिस्कशन कर रखा है कि हमारा सोशल कल्चर है क्या। और जब आपके ऊपर ये प्रेशर आता है डर के मारे, यार मैं तो बड़ा गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हूं, मैं तो सेकंड डिविजनर हूं, मैं तो यार हिंदी माध्यम से पढ़कर आया हूं, अभी यूट्यूब पे देखा था कि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, कोई टॉपर ही नहीं निकलता। भाई बाप हजारों की संख्या में क्वेश्चन आते हैं ये। ठीक है, पापा कह रहे थे पहले कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो, अभी देखो भर्ती निकली है पटवारी की, पटवारी पहले कर लो फिर देखेंगे इस आगे। तो क्या होता है, आप डर के मारे, डर, फियर, लालच जो भी है, इसके मारे आप छोटे छोटे लक्ष्य बना लेते हो, छोटे छोटे लक्ष्य बना लेते हो, यार ये पा जाए। अब जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, मुझे याद है जब वो आए मेरे साथ मिले शुरुआती दौर में, तो उनसे मैंने कहा था कि बड़ा सोचो, बड़ा करो। नहीं ठीक है, उन्होंने क्या हुआ, एक छोटा एग्जाम दिया और उसको उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, हुर्रे, घर में पार्टी मिठाई बट रही है, बहुत अच्छा। हालांकि जैसा आईएएस में होता है कि देश में न्यूज़पेपर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ उनको नौकरी मिल गई। अब उन्होंने मुझसे वादा किया कि सर नौकरी होते ही मैं जो है वो आईएएस की तैयारी में लग जाऊंगा। पर भाई कोई तुम्हें फ्री में सैलरी थोड़ी देगा। अब नौकरी में गए तो नौकरी में प्रेशर आना, पहले ट्रेनिंग, फिर ये सर अभी नहीं, 6 महीने बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी फिर करेंगे। फिर नौकरी में जो है सर अभी तो फील्ड में डाल दिया है सर, अभी तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। फिर क्या हुआ, इधर समय बीतता रहा, समय बीतता रहा, घर वालों ने कहा भाई नौकरी हो गई सरकारी, अब हमारी भी उम्र हो रही है, किसी भी दिन जो है यमराज का बुलावा आ सकता है, तुम एक काम करो जो है शादी कर लो ताकि हम नाती पोतों का मुंह देख के संसार से जाएं। हो गई शादी, ठीक है, उधर बढ़िया रिश्ता भी आ गया, सब कुछ जो है मामला सेट हो गया, और भाई साहब जो है वो लग गए अपने अगले काम में। वो अपने काम में लग गए। नतीजा क्या हुआ, धीरे धीरे फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, पूरा करियर तबाह। अगर अब मैं पूछूं कि यूपीएससी के बारे में क्या सोच रहे हो, मतलब सर मैं अपने बच्चे को आईएएस की तैयारी कराऊंगा। ठीक है, ये मजाक की बात नहीं है, ये मैंने देखा अपने सामने। सर मैं अपने बच्चे को सर मैं बहुत बढ़िया से पढ़वाऊंगा। और मैंने कहा तुम्हारा जब सपना पूरा नहीं हुआ, तुम अपने सपने के लिए लड़ पाए, तो तुम्हें किसने हक दिया है कि अपने बच्चे से वो कहो कि तुम ये सपना पूरा करो। अरे वो नहीं आईएएस बनना चाहता, वो फुटबॉलर बनना चाहता, उसको जो बनना चाह रहा वो बनने दो। तुम्हारी अपने जीवन पे कमांड और तुम उसको तो नहीं कर पाए, तुम उसके ऊपर अपने सपनों को क्यों थोप रहे हो। मारोगे, पीटोगे, जबरदस्ती पढ़ाओगे, उसको नहीं पढ़ने का मन है फिर भी उसकी जिंदगी बर्बाद करोगे। अपनी तो बर्बाद किया ही, अब उसकी भी बर्बाद करोगे। तो ये बहुत ही बड़ा एक फैक्ट है कि कभी भी अपने छोटे लक्ष्य मत बनाना। ठीक है, हमेशा बड़ा सोचो, क्योंकि मानव दिमाग की कोई सीमा नहीं है। मानव जो सोच लेता है, जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता तो वो बड़े से बड़े चमत्कार कर देता है। और पूरा इतिहास उठा के देखो, ऐसे ही चमत्कारों, ऐसे ही क्रांतिकारी परिवर्तनों से ये चीजें बनी हुई हैं। जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा कि अब डू और डाई कंडीशन है, मुझे ये बड़ा करना है, और उन्होंने कर दिखाया। मानव मन को, जो मानव का दिमाग है, इसको बहुत ही विचित्र तरीके से बनाया गया।
ये आप इसकी सीमाएं तय करते हैं, ये अपनी सीमाएं कभी तय नहीं करता है। आप क्या सोचना चाहते हो, क्या पाना चाहते हो, कितनी असंभव चीजें आप सोचते हो, आपके लिए वही सब कुछ बना है। तो आप क्या कहते हो, भाई साहब हम इतने ब्रिलियंट नहीं है। तो क्या तुम्हारे दिमाग में फफूंदी लगी हुई है जो ब्रिलियंट नहीं हो, या तुम्हारे दिमाग का आधा हिस्सा किसी ने ले लिया है? सेम दिमाग है, आप सवाल है कि तुम उपयोग नहीं करना चाहते। तो हमेशा याद रखना है कि हमेशा अपने लक्ष्य जो है वो बड़े से बड़े बनाओ और उसके लिए डट जाओ। एक जीवन मिला है, उसके लिए समर्पित रहो, एक ही लक्ष्य बनाओ, मुझे यही पाना है। और नेक्स्ट वन, अगला जो सबसे बड़ी बात है, आपको अपने लक्ष्य से प्यार नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन यू फॉल इन लव, जब आप किसी चीज के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट का बल्ला हो, चाहे मुझे याद है साइकिल हो, कोई भी चीज हो, ठीक है, तो आप उसके बारे में ही सोचते रहते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं, उसके साथ आप प्यार में होते। तो यूपीएससी को प्यार क्यों नहीं करते, अपने लक्ष्य को प्यार नहीं करते? उसी के बारे में दिन रात सोचिए, उसी के लिए समर्पित रहिए, उसके लिए जो है वो अपने आप को झोंक दीजिए। देखिए कैसे आपको यूपीएससी मिलता नहीं है। ये वो फंडामेंटल रीजन है जो मैंने जो अपने लोगों से देखा है, बात किया है, डायरी में जो इनपुट्स लिखे हैं, उससे मुझे ये पता चला ये सबसे पहले रीजन है फेल होने के। इट इज नॉट एनसीईआरटी की हमने पुरानी वाली पढ़ ली थी, नई वाली से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं था। लक्ष्मीकांत का साहब मैंने जो है वो चौथा एडिशन पढ़ा था, पांचवा होता तो हम टॉप कर जाते, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो सारी बुक्स, सारे टीचर, सारी किताबें, इंटरनेट सबके लिए ऐसे ही निःशुल्क पड़ा हुआ है, ऐसे ही ओपन है। बस सवाल यह है कि आपके पास वो फंडामेंटल है नहीं। क्योंकि जब तुम YouTube पे बैठे होगे, जैसे यहां पर भी है, मैं रोज देख रहा हूं, फ्री क्लास चल रही है, YouTube पे भी जाती है, उसमें क्या होता है, 5-6 ऐसे स्टूडेंट है जो दूसरे लड़कियों से, क्या कर रही हो, मुझे अपना नंबर दे सकती हो, उनको क्यों तुम यहां आए हो, क्यों तुम इस क्लास में आए हो? अरे भग लो यार, अपनी और जिंदगी जो है दूसरों की भी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, तुम क्या करती हो, तुम कैसे पढ़ रही हो, क्या हम जो है मिलकर स्टडी कर सकते हैं? अरे वाह, ये अलग ही अपनी दुनिया बसाए पड़े हैं। तो जब आप इसके लिए नहीं हो, तो आपको अभी मजा तो बहुत आ रहा है, लेकिन वो रंग दे बसंती का एक डायलॉग याद है ना, बहुत बहुत बेहतरीन डायलॉग था कि कॉलेज की इस तरफ, कॉलेज का मतलब यहां पर अभी जब तक आप सेफ हो, मां बाप आपको पैसा दे रहे हैं, अपना वरद हस्त दिए हुए हैं, हम जिंदगी को नचाते हैं, और कैंपस के उस पार जिंदगी हमें नचाती है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। ठीक है, बहुत बड़ी सच्चाई। आज मजे ले लो, आज जो है मोबाइल खरीद लो, एंजॉय कर लो, चैटिंग कर लो, मां बाप से पैसे ले लो, कोई बात नहीं, बस ये सीमाएं कुछ जल्दी ही आ रही हैं। उसके बाद जिंदगी जब आपको नचाएगी, और जब आप रात में बारिश में भीगते हो, कभी तुम्हारे घर में जो स्विगी और ये सब जो डिलीवरी करने आते हैं, रोक के कभी जो है उनकी स्थिति पे जाड़े की रात में अगर कभी आ रहा है तुम्हारा 10 बजे खाना देने, उसके कभी पीठ थपथपा के उससे थोड़ा सा जो है नरमी से बात करके देखना, अपनी असलियत बताएगा कि साहब मैं भी पढ़ने में ये कोशिश करता था, मैं ये इंजीनियरिंग किया हुआ, मुझे कोई नई काम मिला तो मैं यही कर रहा हूं। ठीक है, मैं फलाना जो हूं, मैं ये चाहता था लेकिन मुझे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, रात में 10 बजे जब तुम अपने घरों में बैठ के टीवी के सामने ऑर्डर कर रहे हो, तो रात के 10 बजे जो है जाड़े की रात में वो तुम्हारा खाना डिलीवर करने आ रहा है। ठीक है, तो अब तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हें अपने ड्राइंग रूम में बैठकर खाना खाना है या तुम्हें किसी के घर खाना पहुंचाना है। ये तुम्हारे ऊपर है, और तुम्हारा निर्णय ये बिल्कुल 100% तय कराएगा कि क्या तुम करने जा रहे हो। आज जिंदगी को एंजॉय कर लो, कल जिंदगी तुम्हें एंजॉय करेगी। उसके लिए तुम एक खिलौना हो जो तुम्हें दौड़ाएगी, भगाएगी, तुम जिंदगी के ऊपर कमांड नहीं कर पाओगे। ठीक है, जिंदगी की पूरी जिंदगी जद्दोजहद में बीत जाएगी कि कल मेरा खाना कैसे बनेगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, पूरी लाइफ। और अगर आज तुमने जो है वो लड़ लिया, आज अपने सपनों में जान डाल दी, तो कल जिंदगी तुम्हारी शर्तों पर चलेगी। तुम क्या चाहते हो इस बात पर डिपेंड होगा। तुम्हें यह नहीं सोचना पड़ेगा मेरे बच्चे का स्कूल में एडमिशन होगा या नहीं होगा, मेरे पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे, सब कुछ आपके लिए जो है उपलब्ध रहेगा, बशर्ते तुम इस समय की कीमत को कितना समझ पाते हो। तो मैंने आज सबसे पहले यह बताया कि हम फेल क्यों होते हैं। फिर से कह रहा हूं, पहली बात, अपने सपनों में विश्वास करना सीखो। एक सपना देखो, कोई जरूरी नहीं कि हर दिन सुबह उठो, आज मैं पायलट बनूंगा, आज मैं रॉकेट साइंस बनूंगा, आज मैं ये बनूंगा, नहीं। एक सपना देखा और उस सपने के पीछे पूछो कि मैं ये क्यों बनना चाहता हूं। जब वो कारण मिल जाए तो उसमें विश्वास करो, और इतना अखंड विश्वास करो कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तुम्हारे सपनों से दूर न ले जा सके। दूसरा, इंटरेस्टेड हो पर कमिटेड नहीं हो। इंटरेस्ट शो कर रहे हो, मैं आईएएस बनना चाहता हूं, लेकिन अगर कमिटेड होते तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हमेशा कंसिस्टेंट रहते। मैं हमेशा कहता हूं कि आज भी इस एग्जाम में कछुआ ही रेस जीतता है, खरगोश नहीं। खरगोश आते हैं मेरे पास, मैं इनको पैराशूट स्टूडेंट कहता हूं। अक्सर तुम लोगों ने अगर मेरे साथ तुम्हारा कभी मिलना हुआ हो तो मैं उनको पैराशूट स्टूडेंट कहता हूं। आए झमझमाते हुए ममास बॉय की तरह जो है नीचे कूदे, तिलक विलक लगाए, झकास जो है वो मम्मी के हाथ का लड्डू उड्डू खाए, सर मैं आईएएस बनना चाहता हूं। 3 महीने बाद उनका लड्डू जो है फफूंदी पकड़ लेता है और वो उनके जो है सारे सपने गलने शुरू हो जाते हैं, भग लेते हैं यहां से, बोले सर बहुत कठिन है, अब लग रहा है आईएएस बनना बड़ा मुश्किल। अच्छा, तुम देश की सबसे ऊंची पोस्ट भी चाहते हो, कल तुम देश के नीति नियंता बनना चाहते हो, कल हजारों लाखों के तुम हीरो बनना चाहते हो,
और तुम कोई तकलीफ भी नहीं झेलना चाहते। संसार में इतिहास उठा के देख लो, क्या आज तक कोई हीरो ऐसा हुआ है जिसको तपा देने वाली आग से ना गुजरना पड़ा हो, जिसको जान तक के खतरे ना आए हो, या जो भी हीरो ऐसा जिसने जो है पूरे समाज को नेतृत्व ना किया हो। लेकिन ये नेतृत्व करना इतना आसान होता है क्या? हीरो बनना इतना आसान होता है? सबका प्रसिद्ध होना इतना आसान होता है? पूछो किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति से, पीछे उसके पीछे कितनी बड़ी पीड़ा उसके साथ होती है। उस मां से पूछो जो एक बच्चे को जन्म देती है, कितनी पीड़ा से गुजरती है। अरे संसार में सफलता, जन्म, जीवन, इन सब का जो प्रारब्ध है, जहां पे हम शुरुआत करते हैं, वही दर्द है, वही जो है तकलीफ है। तो अगर पढ़ते समय दर्द हो रहा है, अपने दोस्तों से बिछड़ने का दर्द हो रहा है, कहीं किसी फंक्शन में ना जाने का एहसास हो रहा है, तो यार ये दर्द जो है वो अवसंभावी है, ये तुम्हारे इनहेरिट है, ये होगा ही होगा। बिना दर्द के जो है वो बच्चा जब जो है वो पैदा नहीं होता, जीवन का जन्म नहीं होता, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो तुम इतने बड़े सपने को जो है वो जमीन पर लेकर आ पाओगे? अपनी और जाने कितने लोग की जिंदगियों में परिवर्तन कर पाओगे? इतना महान सपना देख लिया है तो दर्द तो सहना पड़ेगा भाई। तो सबसे पहले ये फेलियर के जो रीजन है, इनको अपने जीवन से हटा दो, हटा दो इनको। विश्वास करो, बड़े सपने देखो, और बड़े सपने देखना तुम्हारा हक है। मानव होने के नाते हमें कभी भी, मानव जाति में हर वो व्यक्ति अपराधी है जो छोटे सपने देखता है या किसी दूसरे को छोटे सपने देखने के लिए प्रेरित करता है। वो चाहे घर में आपके क्यों ना हो, आपका बहुत सगा संबंधी क्यों ना हो, अगर वो आपको छोटे सपने देखने के लिए प्रेरित करता है तो वो अपराधी है। मानव जाति के विनाश और उसके जो दबाव के कारण सबसे बड़ा वही लोग हैं जो दूसरे के सपनों की हत्याएं करते हैं, उनके सपनों को दबाते हैं। मानव होने के नाते ईश्वर ने हमें समान जो है वो अवसर दिए, समान अवसर दिए हैं। अगर आप YouTube पे जाएं, आपने दीपा का नाम सुना होगा, पैरा ओलंपिक्स में जो है वो इतनी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। क्या करते हो? मोटर एक्टिविटी आपकी खराब है, बॉडी आपकी जो है खराब है, और आप जितने पदक लेकर आ रहे हो, और जो हष्ट पुष्ट है वो पता चला जो है वो गुटखा पान खा के जो है मुंह में दबा के हम बताओ क्या करना है, ये जो है वो काम कर रहा है। तो कौन सही है, वो हष्ट पुष्ट शरीर वाला या वो व्हील चेयर पर बैठी हुई दीपा जिसका दिमाग जो है वो बहुत जटिल है, जिसके दिमाग के अंदर असंभव जैसा कोई चीज है ही नहीं है? तो इंसान के पास जो सबसे बड़ी चीज ईश्वर ने दी है उसका दिमाग दिया है। उसको प्रोग्राम करना है तुम्हें, उसको कमांड करना है तुम्हें, अपने सपनों को मरने नहीं देना है तुम्हें। हमेशा इस बात को रखना है कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है, वो जील है जो तुम्हें कहीं पर भी लेकर जा सकती है। तो अब आप सोचना शुरू करिए कि आज से मुझे अपने सपनों को मरने नहीं देना है। और दर्द इस महान सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर बॉडी में पेन नहीं होगा, सर में दर्द नहीं होगा, थकान नहीं होगी, इमोशनल पेन नहीं होगा, तो समझ लेना कि आप सफलता के रास्ते पर हो ही नहीं। जीवन की शुरुआत हमेशा दर्द से ही होती है, सफलता की शुरुआत हमेशा दर्द से ही होती है। यह एक इनहेरिट पॉइंट है, और हम में से 99% लोग इस दर्द से डर के, इस दर्द के एहसास से डरकर भग जाते हैं। भग तो जाते हो, लेकिन भग कर जाओगे कहां, यह सोचने वाली बात है। क्योंकि जो 1% बच जाते हैं वही संसार पे नेतृत्व करते हैं। वो तुम्हें दर्द देते हैं, सुख देते हैं, फिर तुम उनकी इच्छाओं पे जीने के लिए मजबूर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि तुमने दर्द सहकर अपने आप को जटिल किया है, तुमने दर्द सहकर अपने आप को सफल होने के लिए बनाया है। तो अब तुम उनकी बातें सुनने के लिए मजबूर हो जाते हो। तो तुम्हें यह सोचना है कि कल का तुम्हें जो है उनके दास बनकर रहना है या कल को तुम्हें रूलिंग करनी है, यह तुम्हें डिसाइड करना है। और यह डिसीजन यहां होता है, यह डिसीजन यहां होता है। शरीर तो केवल और केवल एक व्हीकल है, कोई इसका बहुत महत्व नहीं है। अगर ऐसा होता तो ईरा सिंघल को आईए स्टॉप नहीं करना चाहिए था, क्योंकि शरीर तो उनके पास है ही नहीं है, बिल्कुल 60% खराब पड़ा हुआ है। दिमाग तो है ना, तो दिमाग की जटिलता पर विश्वास करना सीखो, दिमाग की ताकत पर विश्वास करना सीखो। ये वो हाथी है, ठीक है, ये वो महान हाथी है जिसको अगर तुमने काबू कर लिया तो दुनिया की शक्ति तुम्हारे पास है, और तुम अगर इसके काबू में आ गए तो ये तुम्हें अपने पैर के नीचे कुचल देगा, तुम्हारा पूरा भविष्य कुचल के रख देगा, और तुम फिर दूसरों की शर्तों पर जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाओगे।